दोस्तों, यह वीडियो 25 ऐसे कम चर्चित लेकिन प्रेरणादायक अमेरिकी बिजनेस आइकॉन की कहानियां सामने लाएगा, जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया, सोच को बदला और सफलता की नई परिभाषा लिखी। तो चलो देखते हैं वो हस्तियां और उनके विचार। साल 1999, टोनी हसी ने ज़ैपोज़ नाम की एक छोटी सी ऑनलाइन शूज कंपनी के सीईओ का पद संभाला। शुरुआती दिनों में निवेशक और बोर्ड के सदस्य बार बार कहते, टोनी, मुनाफे पर ध्यान दो, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट और विज्ञापन बढ़ाओ। लेकिन टोनी का एक अलग नजरिया था। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम केवल जूते बेचने की कंपनी नहीं हैं। हमारा उद्देश्य ग्राहकों को ऐसा अनुभव देना है जिसे वे कभी न भूलें। टोनी ने 24/7 कस्टमर सर्विस शुरू की, मुफ्त डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी लाई। उन्होंने ग्राहकों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका यह दृष्टिकोण इतना प्रभावशाली था कि ज़ैपोज़ का नाम ग्राहक सेवा का प्रतीक बन गया। कुछ ही सालों में ज़ैपोज़ इतनी सफल हुई कि 2009 में अमेज़न ने इसे $1.2 बिलियन में खरीदा। लेकिन टोनी ने इसे केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक विजन की सफलता कहा। तो क्या सीखे? धन के पीछे भागने के बजाय अपनी विजन को साकार करो। यदि विजन सही है तो धन और सफलता अपने आप आपके पास आएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने डिजाइन और क्रिएटिविटी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है जेफरी जेल्डमैन की, एक साधारण लड़के की जिसका असाधारण सपना था। 1980 के दशक की बात है। जेफरी न्यूयॉर्क की एक छोटी सी एजेंसी में काम कर रहे थे। उनकी कला को लोग सराहते तो थे, लेकिन कई बार उनकी डिजाइन्स को बिना अनुमति के इस्तेमाल कर लिया जाता। उनके दोस्त अक्सर उन्हें कहते, जेफरी, तुम्हारा काम लोग चुरा रहे हैं, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? लेकिन जेफरी मुस्कुराते हुए कहते, गुस्सा क्यों करूं? मुझे डर उस दिन से है जब लोग मेरी डिजाइन चोरी करना बंद कर देंगे। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते। यह उनका नजरिया था, चोरी को समस्या नहीं बल्कि अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का प्रमाण मानना। उन्होंने अपना सारा ध्यान एक नई क्रांति लाने पर लगाया। उन्होंने अ लिस्ट अपार्ट मैगजीन शुरू की, जहां उन्होंने डिजाइन और वेब विकास के बारे में नए विचार दुनिया के साथ साझा किए। उन्होंने कभी आलोचना से घबराकर रुकने का सोचा नहीं। उनकी सोच स्पष्ट थी, जो लोग आपकी डिजाइन चुरा रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया बदल सकता है। यही सोच उन्हें ऑटोमेटिक जैसी बड़ी कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर बना गई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की हरकतों पर ध्यान न देकर हमें अपने काम को लगातार बेहतर बनाना चाहिए। जेफरी जेल्डमैन की तरह आपका काम ही आपकी पहचान है। दोस्तों, साल 2006, सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से ऑफिस में जैक डोर्सी अपनी टीम के साथ कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विजन थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को 140 अक्षरों में अपनी बात कहने की ताकत दे। पर समस्या ये थी कि हर कोई इस विचार का मजाक उड़ा रहा था। टीम में भी असमंजस था। क्या इतना छोटा आइडिया काम करेगा? लेकिन जैक ने कहा, हर चीज को परफेक्ट बनाओ और सिर्फ उन पर फोकस करो जो सबसे जरूरी हो। उन्होंने प्लेटफॉर्म को सिंपल रखा, लेकिन हर छोटे से छोटे डिटेल को परफेक्ट बनाया। लोगो, यूजर इंटरफेस और वह नीला पक्षी, हर चीज को सावधानी से डिजाइन किया गया। उन्होंने बड़ी बड़ी सुविधाओं को नहीं जोड़ा, लेकिन जो था वह बेहतरीन था। जब 2007 में ट्विटर लॉन्च हुआ तो कुछ ही दिनों में वह पूरी दुनिया का ध्यान खींचने लगा। लोग अपने विचार, खबरें और क्रांतियां शेयर करने लगे। चाहे वह आम इंसान हो या विश्व के बड़े नेता, ट्विटर ने सबको अपनी आवाज देने का काम किया। जैक डोर्सी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता जटिलता में नहीं बल्कि सरलता और परफेक्शन में छुपी होती है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसे परफेक्ट बनाइए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दीजिए। यही वह मंत्र है जिसने जैक डोर्सी को सफल बनाया और ट्विटर को एक क्रांति। स्वीडन के एक छोटे से गांव में जन्मे इंगवार काम्पराड बचपन से ही जिज्ञासु और मेहनती थे। एक दिन जब वह 5 साल के थे, उन्होंने माचिस खरीदकर उसे गांव के लोगों को बेचना शुरू किया। यह उनका पहला व्यवसाय था। वर्षों बाद इन्होंने आइकिया की शुरुआत की, लेकिन शुरुआती दौर में यह एक साधारण सा फर्नीचर स्टोर था। समस्या तब आई जब उनकी कंपनी ने सफलता का पहला स्वाद चखा। टीम और इंगवार दोनों को लगने लगा कि अब उन्होंने मंजिल पा ली है। लेकिन यही वह वक्त था जब इंगवार ने खुद को और अपनी टीम को आगाह किया। उन्होंने कहा, सबसे खतरनाक जहर है उपलब्धि का एहसास। इसका इलाज है कि हर शाम यह सोचना कि कल क्या बेहतर किया जा सकता है। इस सोच ने कंपनी में निरंतर सुधार की संस्कृति को जन्म दिया। हर दिन नई तकनीक, नए डिजाइन और ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए प्रयास किए जाने लगे। इसके बाद उन्होंने कंपनी की हर प्रक्रिया को सुधारा। ग्राहकों के लिए फर्नीचर को सस्ता और किफायती बनाया। DIY डू इट योरसेल्फ पैकेजिंग का आइडिया लाया, जिससे लोग खुद फर्नीचर जोड़ सकें। इसका नतीजा यह हुआ कि आइकिया दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर ब्रांड बन गई।
इंगवार की कहानी हमें सिखाती है कि जब भी सफलता मिले रुकना नहीं चाहिए। हर दिन यह सोचना चाहिए कि कल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। उनकी सोच ने आइकिया को घर घर तक पहुंचाया और हमें यह मंत्र दिया कि निरंतर सुधार ही सच्ची सफलता है। मार्क क्यूबन का जीवन हमेशा से जोखिम लेने और स्मार्ट फैसले करने की कहानी रहा है। टेक्सास का एक साधारण लड़का जिसने कभी अपनी पढ़ाई के दौरान बार में कचौड़ी बेची, वह आगे चलकर डलास मैवरिक्स का मालिक बना। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। मार्क ने कॉलेज के बाद एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया। जब उन्हें पहली बार बड़ा क्लाइंट मिला तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। वह क्लाइंट की जरूरतों को समझने की बजाय केवल अपने प्रोडक्ट की खूबियां दिखाने में व्यस्त हो गए। डील टूट गई और मार्क को एहसास हुआ कि वह खुद उस डील का मूर्ख बन गए थे। इस विफलता ने मार्क को एक जरूरी सबक सिखाया। हर डील में आपको यह देखना होता है कि नुकसान कौन उठा रहा है। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद नुकसान उठाने वाले आप ही हैं। इस सीख के बाद मार्क ने कभी भी बिना सोच समझे डील नहीं की। उन्होंने अपनी कंपनी माइक्रो सॉल्यूशंस को $6 मिलियन में बेचा और बाद में ब्रॉडकास्ट.com को याहू को $5.7 बिलियन में बेच दिया। मार्क का मानना है कि हर डील में स्मार्ट सोच और सूझबूझ होनी चाहिए। यह केवल पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि हर निर्णय में सतर्क रहने की भी है। क्या छोटी टीम से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब जेसन फ्राइड ने दुनिया को दिया। एक छोटा सा ऑफिस, कुछ गिने चुने साथी और एक बड़ा सपना, यह कहानी है 37 सिग्नल्स के को-फाउंडर और सीईओ जेसन फ्राइड की। शिकागो के एक छोटे से कमरे में जेसन और उनकी टीम ने अपनी जर्नी शुरू की। दूसरों की तरह बड़ा स्टाफ, बड़ी ऑफिस बिल्डिंग और अनगिनत फंडिंग नहीं थी उनके पास। लेकिन उनके पास थी एक शानदार सोच, छोटी टीम बड़ा काम। उन्होंने बेसकैम्प नामक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया जो आज लाखों कंपनियों की सफलता का आधार है। जेसन कहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ स्टेइंग स्मॉल, यू कैन डू बिग थिंग्स विद अ स्मॉल टीम। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि यदि टीम एकजुट और प्रेरित हो तो छोटा होना कमजोरी नहीं, ताकत बन सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी है सही दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत। क्या असफलता से डरना चाहिए? टॉम केली ने अपनी जिंदगी से इसका जवाब दुनिया को दिया। ये कहानी है D4V के फाउंडर और आइडियो के पार्टनर टॉम केली की, जिनकी सोच ने डिजाइन और इनोवेशन की दुनिया को बदल दिया। टॉम का करियर तब शुरू हुआ जब वे आइडियो में एक क्रांतिकारी डिजाइन कल्चर बनाने लगे। 1999 में वे अपनी टीम के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे जो बार बार फेल हो रहा था। लेकिन टॉम ने अपनी टीम से कहा, फेल ऑफन सो यू कैन सक्सीड सूनर। उनका मानना था कि हर असफलता हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। इसी सोच से आइडियो ने दुनिया के सबसे इनोवेटिव डिजाइनों में से एक तैयार किया, एप्पल का पहला माउस। टॉम ने यह साबित किया कि असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। उनकी ये सोच हर एक एंटरप्रेन्योर और क्रिएटर के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, याद रखें, हार से घबराइए मत। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। क्या आपको पता है कि जोएल स्पॉल्स्की ने स्टैक ओवरफ्लो और ट्रेलो जैसे शानदार प्लेटफॉर्म कैसे बनाए? यह कहानी है निरंतर सुधार, उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझने और हार न मानने की। 2008 में प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बड़ी समस्या थी, डेवलपर्स को सही जानकारी आसानी से नहीं मिलती थी। जोएल ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने स्टैक ओवरफ्लो बनाया, लेकिन शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग नहीं आए। जोएल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार यूजर्स से फीडबैक लिया और हर छोटी भी समस्या को हल किया। उन्होंने इसे ऐसा बनाया कि सवाल पूछना और जवाब देना आसान हो। आज स्टैक ओवरफ्लो हर महीने 100 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स की मदद करता है। फिर ट्रेलो की बारी आई। जोएल ने देखा कि टीम वर्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पारदर्शिता की कमी थी। ट्रेलो को उन्होंने इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया। शुरुआत में इसे छोटे व्यवसायों ने अपनाया, लेकिन जैसे जैसे जोएल और उनकी टीम ने इसे बेहतर बनाया, यह ग्लोबल हिट बन गया। जोएल की यह यात्रा सिखाती है कि सफलता का असली राज है अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाना और अपने यूजर्स की जरूरतों को समझना। तो दोस्तों, याद रखें, अपना ध्यान अपने काम की क्वालिटी पर रखें। जब आपका प्रोडक्ट शानदार होगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। एक समय की बात है जब वॉल्ट बेट्टिंगर चार्ल्स श्वाब के सीईओ बने। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया बदल रही है, डिजिटल बैंकिंग का दौर शुरू हो चुका था और ग्राहक अब सुविधा, पारदर्शिता और सस्ती सेवाओं की मांग कर रहे थे। लेकिन कंपनी के कई अनुभवी सदस्य बदलाव से डर रहे थे। वॉल्ट ने कहा, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई और हमें बदल देगा। एक दिन वॉल्ट ने ग्राहकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने उनसे पूछा, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? एक ग्राहक बोला, हमें सस्ती, पारदर्शी और सरल सेवाएं चाहिए। यही से शुरू हुआ बदलाव का सफर।
वॉल्ट ने कमीशन फ्री ट्रेडिंग को लॉन्च किया, जिससे पूरी वित्तीय सेवा इंडस्ट्री हिल गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने ग्राहकों की जरूरतों को पहले समझेंगे तो आप खुद को भी बदलने की ताकत रख सकते हैं। तो क्या सीखा? बदलाव से डरिए मत, खुद को सबसे पहले बदलने की हिम्मत रखिए। ग्राहक की जरूरतों को समझना और उनका समाधान पहले करना ही असली सफलता है। साल 1990, सिलिकॉन वैली। रोन कॉनवे, जो एक युवा निवेशक थे, वह हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं खुद एक कंपनी शुरू करूं? उस वक्त उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन उनके मन में एक बात थी जो उन्हें हर दिन प्रेरित करती थी, कभी भी एक कंपनी शुरू करने का सही समय है। रोन ने अपने जोखिम को अपनाया और एसवी एंजल की शुरुआत की, जो स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली कंपनी बनी। उन्होंने छोटे लेकिन उभरते हुए टैलेंटेड संस्थापकों में विश्वास दिखाया। उन्होंने एयरबीएनबी, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों में निवेश किया और उन सभी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रोन कॉनवे की कहानी यह साबित करती है कि सही समय का इंतजार करने से अच्छा है जो भी अवसर मिले उसे पकड़ो और जोखिम उठाओ। सफलता कभी भी आपके सामने आ सकती है, अगर आपके पास सही सोच हो। तो क्या सीखे? सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो अब ही शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ शुरुआत करने से नहीं मिलती बल्कि नोटिस होने से मिलती है? ये शब्द हैं अमेरिका ऑनलाइन के पूर्व सीईओ स्टीव केस के। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब इंटरनेट का नाम भी बहुत कम लोग जानते थे। स्टीव केस एक छोटे से ऑफिस में एक ऐसे वर्ल्ड को बदलने का सपना देख रहे थे जो तब तक ऑफलाइन था। उन्होंने अमेरिका ऑनलाइन AOL के जरिए लोगों को इंटरनेट की ताकत से जोड़ा। शुरुआत आसान नहीं थी। उनके आइडियाज को निवेशकों ने नजरअंदाज कर दिया। लोगों ने कहा, इंटरनेट सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है, लेकिन स्टीव केस ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक शानदार रणनीति अपनाई, नोटिस होने की कला। उन्होंने AOL की फ्लॉपी डिस्क हर मेलबॉक्स में पहुंचाई। एक सामान्य विचार को लोगों की नजरों में खास बना दिया। परिणाम, AOL हर घर में एक नाम बन गया और इंटरनेट आम आदमी की पहुंच में आ गया। तो दोस्तों, स्टीव केस की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो, असली जीत नोटिस होने में है। आज का सवाल, आप अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? दोस्तों, सफलता की दौड़ में हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी। रयान फ्रीटास, About.me के को-फाउंडर और JP मॉर्गन चेस को के डिजाइन हेड ने एक बार कहा था, आपकी प्रतिष्ठा आपकी सैलरी से ज्यादा अहम है और आपकी ईमानदारी आपके करियर से ज्यादा मूल्यवान है। यह कहानी है न्यूयॉर्क की, जब रयान एक युवा डिजाइनर थे। एक प्रोजेक्ट के दौरान उनके पास दो रास्ते थे, एक शॉर्टकट लेकर जल्द सफलता पाने का और दूसरा सही तरीके से काम करके अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। इस फैसले की वजह से उन्हें समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने में मुश्किलें आईं। लेकिन उन्होंने अपने क्लाइंट के सामने सब कुछ ईमानदारी से रखा। नतीजा, क्लाइंट ने उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की और प्रोजेक्ट को ज्यादा समय और समर्थन दिया। आज रयान फ्रीटास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिजाइन लीडर्स में से एक हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और प्रतिष्ठा करियर से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपनी प्रतिष्ठा और ईमानदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं? सोचिए और हमें बताइए। 2005 में जब रॉबर्ट आइजर ने डिज्नी के सीईओ का पद संभाला, कंपनी एक कठिन दौर से गुजर रही थी। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही थीं और लोग सोच रहे थे कि क्या डिज्नी अपना जादू खो चुकी है। रॉबर्ट ने समझा कि कंपनी को बचाने के लिए उसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत है। उन्होंने पहला बड़ा कदम उठाया, पिक्सार को खरीदना। उस समय यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन रॉबर्ट ने भरोसा किया कि पिक्सार की क्रिएटिव टीम डिज्नी की कहानियों में नई जान डाल सकती है। इसके बाद उन्होंने मार्वल, ल्यूकासफिल्म, स्टार वॉर्स और 21वीं सेंचुरी फॉक्स जैसे बड़े अधिग्रहण किए। उनकी अगुवाई में डिज्नी ने न केवल एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में अपनी जगह वापस पाई, बल्कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस के जरिए नए युग की शुरुआत भी की। रॉबर्ट कहते हैं, किसी भी कंपनी की आत्मा उसका इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है। उनकी सोच ने डिज्नी को एक बार फिर से दुनिया की सबसे जादुई कंपनी बना दिया। तो क्या सीखा? क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही असली ताकत है। इसे बदलाव आता है। 1970 के दशक में लंदन के एक छोटे से कमरे में एक युवा लड़का रिचर्ड ब्रांसन अपनी पत्रिका स्टूडेंट पर काम कर रहा था। रिचर्ड ने हमेशा बड़े सपने देखे थे। एक दिन उनके दोस्त ने सुझाव दिया, अगर तुम्हें असली पैसा कमाना है तो कॉर्पोरेट स्टाइल अपनाओ। सूट पहनकर मीटिंग करो और निवेशकों को खुश करो। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए बिजनेस खुद से सच्चा रहने और अपने विचारों पर भरोसा करने का नाम है, न कि दिखावे का। थोड़े ही समय बाद उन्होंने एक नई चुनौती उठाई और एक म्यूजिक कंपनी वर्जिन रिकॉर्ड्स शुरू की। उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स से मुकाबला किया, लेकिन हमेशा अपने आइडियाज और जुनून पर फोकस किया।
जब बाकी लोग मीटिंग्स में सूट और टाई पहनते, रिचर्ड जीन्स और टी शर्ट में रहते। उनकी सच्चाई और विचारों पर विश्वास ने वर्जिन को म्यूजिक से लेकर एयरलाइंस तक एक सफल ब्रांड बना दिया। 1984 में एक 19 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट माइकल डेल ने अपने हॉस्टल रूम में कंप्यूटर अपग्रेड करने का छोटा काम शुरू किया। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक बड़ा सपना था, कंप्यूटर को अधिक किफायती और उपयोगी बनाना। माइकल ने एक सिस्टम तैयार किया, ग्राहक की जरूरतों को समझना, उसे कस्टमाइज्ड कंप्यूटर देना और सीधा ग्राहक से जुड़ना। उनका यह मॉडल उस समय की जटिल रिटेल प्रणाली के बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों और परिवार ने कहा, यह कैसे चलेगा, लेकिन माइकल ने भरोसा रखा। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपनी पूरी ऊर्जा डेल कंप्यूटर्स पर लगा दी। उनकी कंपनी ने न केवल कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति लाई, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। माइकल कहते हैं, सपने को पूरा करने के लिए आपको जीनियस या विजनरी होने की जरूरत नहीं, बस सही योजना और जुनून चाहिए। तो क्या सीखा? सपने देखने की हिम्मत करें, सिस्टम और योजना बनाएं, सपने को पूरा करने में झिझके नहीं, लोगों की समस्याएं सुलझाएं, जरूरत को समझें और समाधान दें। कहानी है कटरीना लेक की, जिन्होंने स्टिच फिक्स की नींव रखी। सन 2011 की बात है, जब कटरीना ने फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया बिजनेस मॉडल बनाया। उनका सपना था कि हर इंसान को अपनी पसंद का परफेक्ट आउटफिट घर बैठे मिले। एक दिन कटरीना अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थीं। अचानक उन्होंने अपनी ही सोच को चुनौती दी और पूछा, अगर आज मेरी ही नौकरी के लिए मुझे चुना जाना हो तो क्या मैं खुद को चुनूंगी? यह सवाल उनके अंदर एक नई ऊर्जा और जिम्मेदारी लेकर आया। उन्होंने खुद का आकलन किया और महसूस किया कि उन्हें अपनी स्किल्स और लीडरशिप को और बेहतर बनाना होगा। कटरीना ने न केवल अपने आप को अपडेट किया, बल्कि अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी इस सोच ने स्टिच फिक्स को एक मल्टीबिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। तो क्या सीखा? खुद का आकलन करें और अपनी कमजोरियों को सुधारें। हमेशा खुद से पूछें, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं? जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपका काम और जिंदगी दोनों नई ऊंचाइयों को छूते हैं। 2004 की बात है, जेरेमी स्टॉपलमैन, सिलिकॉन वैली के एक होनहार इंजीनियर, ऑनलाइन रिव्यू सिस्टम को लेकर परेशान थे। लोग जानकारी के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर जाते थे, लेकिन एक जगह सभी रिव्यूज मिलना मुश्किल था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने येल्प की शुरुआत की। शुरुआत में जेरेमी और उनकी टीम ने एक नया फीचर लॉन्च किया। यह एक डायरेक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम था, जिसमें लोग केवल अपने दोस्तों से सलाह ले सकते थे। टीम ने महीनों तक इस पर काम किया, लेकिन यह फीचर काम नहीं कर पाया। लोग इससे निराश थे क्योंकि यह बहुत सीमित था और बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में असफल रहा। लेकिन असफलता के बाद भी जेरेमी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुना। उन्होंने फैसला किया कि सिस्टम को ओपन रिव्यू प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जहां कोई भी अपनी राय शेयर कर सके। अब यह प्लेटफॉर्म केवल दोस्तों तक सीमित नहीं था। लोग रेस्तरां, कैफे, डॉक्टर और यहां तक कि प्लम्बर तक के बारे में खुलकर लिखने लगे। यह बदलाव येल्प के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। ओपन रिव्यू सिस्टम ने लाखों उपयोगकर्ताओं को जोड़ा और येल्प तेजी से लोकप्रिय हो गया। तो क्या सीखा? एक असफलता के बाद उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया को समझें। 2, अपनी रणनीति में बदलाव करने से मत डरें। 3, लचीलापन और खुले दिमाग से काम करें। येल्प का उदाहरण बताता है कि सही बदलाव ही असली सफलता की कुंजी है। 2009 का समय था। मरिस मेयर, जो उस वक्त गूगल की सबसे कम उम्र की इंजीनियर थीं, अचानक एक नए अवसर के लिए चुनौती का सामना कर रही थीं, याहू के सीईओ का पद। हालांकि उन्हें अपने कौशल और नेतृत्व पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रही थीं। क्या मैं इस पद के लिए तैयार हूं? यह सवाल उनके मन में था। लेकिन मरिस ने वह पल स्वीकार किया जो उन्हें थोड़ा डराता था। उन्होंने सोचा, अगर मुझे इस मौके पर संकोच होता है तो मैं कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। उन्होंने खुद को प्रेरित किया और याहू के सीईओ के रूप में पद संभाला। मरिस ने कंपनी को नए दिशा में ले जाने के लिए कठिन फैसले लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और स्टाफ को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में याहू ने एक नई दिशा पकड़ी। मरिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम खुद को बेहतर समझने और विकसित करने के रास्ते पर होते हैं। तो क्या सीखे? जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और डर के बावजूद उसे पार करते हैं, तो वह पल आपके लिए एक बड़ी सफलता का संकेत होता है। साल 1973 में फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ ने फेडेक्स की नींव रखी। उस समय दुनिया में तेज और भरोसेमंद डिलीवरी सर्विस की भारी कमी थी और फेडेक्स के शुरुआती दिनों में कई चुनौतियां थीं। एक बार कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और कर्मचारियों का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। फ्रेडरिक ने एक टीम मीटिंग बुलाई और कहा, हम खुद पर जितनी ऊंची उम्मीदें रखेंगे, हमारी कंपनी उतना ही ऊंचा उठेगी।
अब हमें अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने होंगे और डिलीवरी टाइम, ग्राहक संतुष्टि और भरोसेमंद सर्विस में सबसे आगे रहना होगा। फ्रेडरिक ने खुद अपने स्टैंडर्ड सेट किए, ग्राहकों के फोन का जवाब खुद देना, डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम पर दिन रात काम करना और कर्मचारियों के साथ मिलकर समस्याओं को हल करना। उनकी इस सोच से फेडेक्स ने न केवल संकट से बाहर निकलकर मुनाफा कमाया, बल्कि विश्व की सबसे भरोसेमंद डिलीवरी सर्विस भी बन गई। तो क्या सीखा? लीडरशिप का आधार खुद को चुनौती देना है। ऊंचे मानदंड ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर खुद के लिए उम्मीदें बढ़ाओगे तो दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान होगा। 2009 में जब एलन कुलमैन को ड्यूपॉन्ट की सीईओ बनाया गया, कंपनी मुश्किल समय से गुजर रही थी। 200 साल पुरानी इस कंपनी को एक नई दिशा चाहिए थी। दूसरी तरफ एलन की व्यक्तिगत जिंदगी में भी कई जिम्मेदारियां थीं। एक दिन एक बड़ी मीटिंग में उनकी टीम ने पूछा, आप इतने सारे कामों को कैसे संभालती हैं? एलन मुस्कुराई और बोली, जीवन संतुलन नहीं, सही प्राथमिकताओं पर आधारित है। हर दिन यह तय करना जरूरी है कि सबसे जरूरी काम कौन सा है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एलन ने ड्यूपॉन्ट को पारंपरिक रसायन उत्पादन से हटाकर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की ओर ले जाने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, लेकिन एलन ने हर दिन अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय किया। उन्होंने न केवल कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि अपने परिवार के साथ भी समय बिताने की कला सीखी। उनका यह मंत्र था, हर दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज पर काम करो, बाकी सब खुद सुलझ जाएगा। तो क्या सीखा? संतुलन नहीं, प्राथमिकता महत्वपूर्ण है। हर दिन तय करें कि सबसे अहम काम क्या है। हर चुनौती में मौका तलाशें, कठिन फैसले ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने, अपने जीवन और करियर दोनों को बराबरी से संभालें। सही समय पर सही फैसला करें, बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। 2007 का साल था जब ड्रू ह्यूस्टन और उनके साथी अरश फरडोसी ड्रॉपबॉक्स के आइडिया पर काम कर रहे थे। दोनों के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठे रहने के अलावा कोई बड़ा संसाधन नहीं था और कई बार उन्हें यह महसूस हुआ कि यह आइडिया कभी सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया। एक दिन जब उन्होंने निवेशकों से मिलने के लिए अपने प्रोडक्ट को पेश किया तो एक निवेशक ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने क्यों आ रहे हो? ड्रू ने जवाब दिया, हमने असफलताओं से सीखा है और हम जानते हैं कि यह एक बार सही काम करने का मौका है, बस हमें एक बार सही होना है। उन्होंने हार मानने की बजाय उस निवेशक को अपना प्रोडक्ट समझाया और उनका यकीन जीत लिया। वह दिन था जब ड्रॉपबॉक्स को पहला बड़ा निवेश मिला। ड्रू की यह सोच सही साबित हुई और आज ड्रॉपबॉक्स करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो क्या सीखे? आपकी असफलताएं सिर्फ सीढ़ियां हैं, आपको केवल एक बार सही होना है। साल 2011 में डेनिस मॉरिसन कैंपबेल सूप कंपनी की सीईओ बनी। उस समय कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और नए उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए कंपनी को बदलाव की जरूरत थी। डेनिस ने अपना ध्यान कंपनी की प्राथमिकताओं पर केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि हर समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश करना असंभव है। उन्होंने अपनी सोच को स्पष्ट किया, संतुलन एक मिथक है। असली सफलता और खुशी तब मिलती है जब आप प्राथमिकताओं को समझकर उन्हें जोड़ते हैं। उन्होंने 3 मुख्य प्राथमिकताएं तय की। नए प्रोडक्ट्स, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद के अनुसार हेल्दी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाना। टीम को प्रेरित करना, कर्मचारियों के साथ स्पष्ट और पारदर्शी संवाद बनाना। ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाना, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करना। अपने इस विजन के साथ डेनिस ने कंपनी के ऑपरेशंस को सुधारने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि कैंपबेल सूप कंपनी की सेल्स बढ़ी और ग्राहकों में विश्वास बढ़ा। तो क्या सीखा? संतुलन की जगह प्राथमिकता जरूरी है। हर चुनौती को एक साथ हल करने की कोशिश न करें। स्पष्ट लक्ष्य और सही दिशा से न केवल सफलता मिलती है, बल्कि सच्ची खुशी भी। 1920 का दशक। रेडियो का दौर शुरू हो रहा था, लेकिन इसे घर घर तक पहुंचाना असंभव सा लगता था। डेविड सारनॉफ, आरसीए के सीईओ, इस चुनौती को स्वीकार कर चुके थे। उनका एक ही सपना था, रेडियो को हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनाना। जब उनकी टीम हतोत्साहित हो रही थी और बाजार के बड़े खिलाड़ी इस विचार को असफल मान रहे थे, डेविड ने अपने कर्मचारियों से कहा, सफलता तब मिलती है जब आप अपने काम से प्यार करते हैं। काम को एक बोझ मत समझो, इसे अपना जुनून बनाओ। डेविड ने न सिर्फ अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि खुद फ्रंटलाइन पर आकर ग्राहकों से बात की, प्रोटोटाइप्स को फाइनल किया और रेडियो की पावर को पूरी दुनिया तक ले जाने के रास्ते खोजे। उनका जुनून आरसीए को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का बादशाह बना गया। तो क्या सीखा? आपके काम के प्रति सच्चा प्यार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जुनून और लगन से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। एक लीडर अपने जुनून से दूसरों को भी प्रेरित करता है। साल 1915 फ्रांस की एक छोटी सी दुकान में गैब्रिएल कोको शनेल अपने अनोखे फैशन डिजाइन पर काम कर रही थीं।
उस समय महिलाओं के लिए भारी भरकम गाउन और असुविधाजनक कपड़े प्रचलित थे। कोको ने सोचा, क्या महिलाएं केवल दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा फैशन अपनाती रहेंगी? एक दिन कोको ने अपने दोस्तों से अपनी योजना साझा की। उन्होंने कहा, मैं महिलाओं के लिए सरल, आरामदायक और खूबसूरत कपड़े डिजाइन करना चाहती हूँ। एक दोस्त ने कहा, इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे डिजाइन बनाओ और ग्राहकों को खुश रखो। लेकिन कोको ने डेविड ओगिलवी की तरह सोचा, छोटे सपनों से संतुष्ट क्यों होना, मुझे कुछ ऐसा करना है जो अमर हो जाए। कोको ने अपने डिजाइनों में क्रांति ला दी। उन्होंने शनेल नो 5 परफ्यूम लॉन्च किया, जो आज भी फैशन इंडस्ट्री का प्रतीक है। उनकी सोच ने महिलाओं को आजादी और आत्मविश्वास दिया। कोको शनेल का नाम आज भी फैशन की दुनिया में अमर है। तो क्या सीखा? छोटा सोचने से इतिहास नहीं बनता। हमेशा बड़े सपने देखें और ऐसा कुछ करें जो आपको अमर बना दे। चार्ल्स ने अपनी शुरुआत एक छोटे पारिवारिक बिजनेस से की। शुरुआती दिनों में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल गया क्योंकि उनकी कंपनी समय पर डिलीवरी नहीं कर सकी। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद से पूछा, मैं इस असफलता से क्या सीख सकता हूं? और यही सोच उनकी सफलता की नींव बनी। उन्होंने 4 सिद्धांत अपनाए। एक, सच्चाई और ईमानदारी से काम करना, झूठे वादे करना नहीं, बल्कि जो वादा करें उसे पूरा करें। 2, ग्राहकों के लिए वास्तविक मूल्य प्रदान करना, ग्राहक वही याद रखते हैं जो उन्हें मूल्य देता है। 3, नियमों और कानूनों का पालन, अगर आप कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी साख खत्म हो सकती है। 4, वादे निभाना, समय पर डिलीवरी हर बार। कुछ समय बाद उनकी कंपनी ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट लिया और इस बार चार्ल्स ने सुनिश्चित किया कि हर डिलीवरी समय पर हो। परिणाम, ग्राहक इतने खुश हुए कि उन्होंने कोच इंडस्ट्रीज के साथ लंबे समय तक काम करने का फैसला किया। तो याद रखो हमेशा ये 4 नियम। साल 2000, सैन फ्रांसिस्को। बेन होरोविट्स अपनी कंपनी ऑप्सवेयर, पहले लाउड क्लाउड, के ऑफिस में बैठे हुए थे। कंपनी का मुख्य प्रोडक्ट था एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो डाटा सेंटर मैनेजमेंट को आसान बनाता था। लेकिन मार्केट क्रैश के कारण ग्राहक कम हो गए और कंपनी घाटे में चली गई। कई कर्मचारियों और सलाहकारों ने सुझाव दिया, बेन, क्लाउड सर्विसेज को बंद कर दो, कर्मचारियों को निकालो। यह आसान उपाय है, लेकिन बेन ने कहा, हम यहां आसान रास्ता चुनने नहीं आए हैं। सही और कठिन फैसले ही हमें बेहतर बनाएंगे। बेन ने टीम को प्रेरित किया और पूरी रणनीति बदलते हुए ऑप्सवेयर सिस्टम को बेहतर बनाने पर फोकस किया। उन्होंने इसे न केवल ऑटोमेशन टूल के रूप में बल्कि एक संपूर्ण डाटा सेंटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दिया। उनके साहसी निर्णय और टीम की मेहनत ने रंग लाया। कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसने बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया। अंततः ऑप्सवेयर को 2007 में ह्यूलेट पैकार्ड ने $1.6 बिलियन में खरीदा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता पाने के लिए आपका काम खुद बोलेगा? आज की कहानी है एंथनी वोलोडकिन की, जिन्होंने हाइप मशीन के जरिए म्यूजिक की दुनिया को बदल दिया। उनका मंत्र था, अपनी गुणवत्ता को इतना बेमिसाल बनाओ कि बाकी सब बातें मायने ही न रखें। 2004 की एक ठंडी शाम, एंथनी, जो कॉलेज में इंजीनियरिंग के छात्र थे, एक कॉफी शॉप में बैठे थे। उन्होंने गौर किया कि उनके दोस्त नई म्यूजिक ट्रेंड्स को लेकर परेशान रहते हैं। उन्होंने तय किया कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो नई म्यूजिक की खोज को आसान बना दे। लेकिन एंथनी के पास ना बड़े फंड थे, ना टीम। उन्होंने अकेले ही वेबसाइट डिजाइन करना शुरू किया। उन्होंने रात दिन मेहनत की, हर डिटेल पर ध्यान दिया। उनका मकसद था कि उनकी वेबसाइट इतनी उपयोगी और सरल हो कि हर यूजर इसे पसंद करे। धीरे धीरे, बिना किसी भारी मार्केटिंग के, हाइप मशीन ने म्यूजिक लवर्स का दिल जीत लिया। कलाकार और म्यूजिक ब्लॉगर उनकी वेबसाइट पर आने लगे। एंथनी ने साबित कर दिया कि अगर आपका काम गुणवत्ता में बेहतरीन है तो आपको प्रसिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता।